नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। महज 1.5 बरस पहले ही तो देश में चुनाव हुए, लेकिन इन सब के बीच भी इस दौर में कई मुद्दे अटके पड़े हैं। सरकार कहती है जीएसटी के लिए राहुल गांधी से बात करेंगे, कांग्रेस कहती है जनाब बातचीत का माहौल नहीं है। इस हालात में देश के भीतर एक लकीर खिंचती चली जा रही है। दस्तक में बात आज दरअसल उन हालातों को समझने की होगी कि आखिर सत्ता में आने के बाद कोई भी पार्टी किसी भी दौर में किस तरीके से यह मानकर चलती है अगर उसके पास सत्ता है तो सब कुछ उसके पास है। लेकिन आज शुरुआत करेंगे दरअसल कलाकारों से ही। काम है क्यों बरपा, थोड़ी सी जब पीली है, बुत हमको कहें काफिर, बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है। मुश्किल तो है, देश के सामने जो मुद्दे हैं उसमें मुश्किल है, लेकिन रास्ता क्या वाकई संसदीय राजनीति से इतर इस देश के पास है? नहीं। माना यही जाते रहा कि दरअसल जो सरकार चुनी जाती है उसकी राजनीतिक ताकत, राजनीतिक सत्ता शायद संविधान के हर पिलर से कहीं ज्यादा होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी बात को लेकर, मतलब क्या है संसदीय लोकतंत्र का। अगर संसदीय लोकतंत्र में चुनावी जीत ही सब कुछ का पैमाना है तो फिर 16वीं लोकसभा का चेहरा आपके सामने है। देश में 81 करोड़ 45 लाख वोटरों में से 55 करोड़ 38 लाख वोटरों ने वोट डाले। यानी बीजेपी को अगर 17 करोड़ 16 लाख वोट मिले तो देश के 26 करोड़ लोगों ने वोट डाला ही नहीं, और 38 करोड़ से ज्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में नहीं पड़े। तो क्या ये माना जा सकता है कि संसदीय चुनावी लोकतंत्र में जिसके पास राजनीतिक सत्ता होगी उसका विरोध करने वालों को सत्ता यही पाठ पढ़ाएगी कि राज हमारा है? हमारा राज आया है, हमारी सरकार आई है, तो हमारे कार्यकर्ता की अपॉइंटमेंट नहीं होगी तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता की होगी? They are not able to digest the fact that people have given mandate to Narendra Modi. सरकार की ऐसी आवाज कोई नई नहीं है। ध्यान दे तो चुनावी जीत के बाद हर राजनीतिक सत्ता का अपने अपने दायरे और समझ के लिहाज से ऐसी आवाज पहले भी आती रही, जिससे विरोध करने वालों को लोकतंत्र का यही पाठ पढ़ाया जा सके कि जब जनता ने उन्हें चुना है तो फिर अगले चुनाव तक यानी 5 बरस के लिए देश उन्हीं के हिसाब से चलेगा। कुछ ऐसा ही अंदाज मनमोहन सरकार के दौर में भी था, जब वो भ्रष्टाचार और कॉर्पोरेट लूट के मामलों को लेकर साफ कहती थी कि जनता ने उन्हें चुना है। जनादेश आया है वो यही है कि सांप्रदायिक ताकतों को हराना है और एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडे के साथ हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है। तो सवाल राजनीतिक सत्ता के निरंकुश होने या काम करने या विरोध करने वालों को सत्ता विरोधी करार देना भर नहीं है। मौजूदा वक्त इसीलिए असहिष्णुता के सवाल को उठा रहा है, क्योंकि सत्ता विरोध कभी राष्ट्र विरोध तो कहीं देश की बहुसंख्यक जनता के खिलाफ होना बताया जा रहा है। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। मुश्किल क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ सांसद जरूर हैं, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि वो बहुसंख्यक समुदाय की अगुवाई कर रहे हैं? और बहुसंख्यक समुदाय से उनका मतलब है क्या? ये कई सवाल हो सकते हैं। तो हमें लगा कि आखिर सांसद योगी आदित्यनाथ जिस वक्त शाहरुख खान के बयान का जिक्र करते हुए कह रहे कि उन्हें सड़क पर आना पड़ेगा, इसका मतलब जरा खोजा जाए। रिपोर्ट देखिए। हम थोड़े इम्पेशेंट हो गए। मेरी और आपकी उम्र ऐसी है कि हमको लगता है पेशेंस थोड़ा मेलो हैं, जैसा आप कहते हो, लेकिन जो जवान पीढ़ी है वक्त नहीं है उनके पास, तो आई थिंक ओवर रिएक्ट फास्ट कर जाते हैं। कहीं पर नेगेटिव आवाज भी ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी इंटॉलरेंस जरूर है। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। जो सवाल शाहरुख खान ने उठाए उसका विरोध करना तो सही है, लेकिन शाहरुख खान को बहुसंख्यक तबके की धमकी देने के क्या मतलब है? या तो योगी आदित्यनाथ मानकर चल रहे हैं कि सत्ता का विरोध देश का विरोध है, या फिर योगी आदित्यनाथ यह मानकर चल रहे हैं कि वह हिंदू बहुसंख्यक जनता का नेतृत्व करते हैं। तो आइए जरा योगी आदित्यनाथ को उनके अपने लोकसभा क्षेत्र में ही कितना समर्थन है इसे भी देख लें। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में 2014 के चुनाव के वक्त कुल 19 लाख वोटर थे,
जिसमें से 10,40,000 वोटरों ने वोट डाले और योगी आदित्यनाथ को मिले 5,39,000 वोट। यानी जितने वोट योगी आदित्यनाथ को मिले उससे करीब करीब दुगने वोट तो गोरखपुर में पड़े ही नहीं, और जितने वोट योगी आदित्यनाथ को मिले उतने ही वोट योगी आदित्यनाथ के विरोधियों को मिले। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। ये अलग बात है कि वो बंट गए, और ये स्थिति 1998, 99, 2004 और 2009 में भी रही। यानी बहुसंख्यक जनता नहीं बल्कि कई राजनीतिक दलों में बटे वोटरों में सबसे बड़ा हिस्सा योगी आदित्यनाथ को जरूर मिला। लेकिन समझना यह भी होगा कि संविधान बनाते वक्त संविधान सभा में यह मुद्दा भी उठा कि कैसे राजनीतिक सत्ता को लेकर हर समुदाय, जाति, धर्म के लोगों की सोच को भी जगह मिलनी चाहिए। और उसी के बाद संसदीय लोकतंत्र के जिस ढांचे को भारत में अपनाया गया उसमें हर तबके, हर समुदाय, हर संप्रदाय, हर जाति, हर धर्म के नागरिकों में वोट देते वक्त कोई भेदभाव भी नहीं किया गया। तो ये जीतने वाले उम्मीदवार और राजनीतिक सत्ता में बैठे जनता के नुमाइंदों को समझना है कि लोकतंत्र और राजनीतिक सत्ता का आधार देश का संविधान है, न कि डराने और धमकी देने की स्थिति में लाकर ये बताना कि अगर आप हमारे खिलाफ हैं तो फिर आप राष्ट्र के खिलाफ हैं। हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहाँ से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। सवाल है जिस बात का जिक्र सांसद योगी आदित्यनाथ कर गए, तो हमारे रिपोर्टर ने गोरखपुर से हमें टेलीफोन करके बताया कि हम जरा लोगों से पूछते हैं यहाँ पर लोगों की राय क्या है उनके अपने सांसद योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर। सुनिए जरा। अब चूंकि साहित्यकार वापस कर रहे हैं अपने पुरस्कार, तो उस पर जो है योगी जी को यह खुद मंथन करना चाहिए, क्यों वापस कर रहे हैं उस पर विचार करना चाहिए। ये नहीं कि अब किसी मुसलमान को यहाँ से निकाल दिया जाए। और शाहरुख खान जो भी बोले हैं वह सही बोले हैं, और जो ये पुरस्कार लौटाया जा रहा है वो ठीक लौटाया जा रहा है। और भाजपा के यह साहित्यकार जो है, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भाजपा के बहुत अच्छी जवाब दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही, योगी जी बहुत सही बोले हैं कि कोई भी कलाकार है या कोई भी नेता है, जब जनता नकार देगी तो वो वैसे ही सड़क पे आ जाएंगे। और अब वो अभिनेता हैं तो उन्हें अपना अभिनय करना चाहिए, किसी राजनीति के उसमें नहीं पड़ना चाहिए। और हमारा योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हमारे देश का कलाकार है, और खास तौर से सही बात है, शाहरुख खान का व्यापार है कलाकार, और हम दर्शक हैं, अगर फिल्म देखना छोड़ दें तो रोड पे तो आ ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफा राय नहीं है। सवाल यही है बहुसंख्यक समाज कैसे किस रूप में तय करेगा, यह भी एक सवाल है। और शायद राजनेताओं को यह समझना चाहिए, खास तौर से वो जो सत्ता में है, कानून उनके हिसाब से बनता चलता भी है। यह भी इस देश का सच है। रास्ता क्या है, आइए जरा यह भी देखें। तो अगर चुनी हुई सत्ता को लेकर वार और सरकार का जवाब ही इतना तीखा हो चला है, तो सवाल देश के हालात को लेकर फिर से मूल्यांकन करने के वक्त का भी आ ही चुका है। लेकिन आधार हो क्या, क्योंकि चुनी हुई सरकार के विरोध में गैर चुने हुए लोगों से लेकर राजनीतिक दल भी इस दौर में सड़क पर है। और ध्यान दीजिए तो हर किसी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी है, और सत्ता पक्ष भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही इस बात का जिक्र कर रहा है कि दरअसल जानबूझ के निशाना साधा जा रहा है। हो जो भी, लेकिन इस दौर में अगर मूल्यांकन होगा तो 3 आधारों पर होगा। पहला, महात्मा गांधी के सपनों के आधार पर मूल्यांकन हो सकता है। दूसरा, संविधान निर्माताओं की भावनाएं कसौटी हो सकती है। और तीसरा, संविधान का संघीय ढांचा या कहे नीति निर्देशक तत्व आधार हो सकते हैं। और इन सब के बीच समझना यह भी होगा कि देश अगर खतरनाक दौर से गुजर रहा है तो ऐसे में कई सवाल हैं। मसलन आजादी की लड़ाई के मूल्य ओझल हो चुके हैं, सामाजिक मान्यताएं विकृत हो चली हैं, उपभोक्ता संस्कृति का प्रसार तेज गति से हो रहा है। यानी राजनीतिक सत्ता को किस दिशा में कैसे जाना है, यह सवाल भी उसके सामने लगातार बड़ा होते चला जा रहा है। विकास की चकाचौंध की थ्योरी समाज में विषमता बढ़ा रही है, और गांव हो या किसान, उसको जीने के लिए सरकारी पैकेज का इंतजार करना पड़ रहा है। यानी स्वावलंबन भी खत्म हो चुका है। जाहिर है इन सवालों पर रास्ता निकालने
या टकराने से पहले एक सहमति हर किसी को लानी होगी, क्योंकि भारत 3 मान्यताओं पर टिका है: धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता और समानता। यानी इस जगह पर अगर सियासी सहमति हो जाए तो फिर टकराव की स्थिति रुक भी सकती है। बहुत मुश्किल सवाल, कौन नकाब पे है, कौन मुखौटे पर है, कौन बेनकाब होगा। लेकिन इन सब के बीच हर जगह अगर आधार बना लिया जाता है इस देश के भीतर कि जो चुनाव जीत जाए वही ठीक, तो ऐसे में चलिए बिहार चुनाव में दलित महादलित बड़ा मुद्दा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सीएम के घर लिए चलते हैं जो कि बिहार में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सीएम रहे। लेकिन हालात देख लीजिए इस रिपोर्ट में। चौराहे पर मूर्ति, गांव में प्राथमिक विद्यालय, गांव किनारे विश्रामगृह और शहर से गांव जाती सड़क का नाम, हर पर भोला पासवान शास्त्री का ही नाम। विशिष्ट नारायण बाबू से लेकर नीतीश कुमार के हाथों उद्घाटन हुए हर शिलालेख की अपनी कहानी है। लेकिन वक्त कैसे बदल गया और पूर्णिया का ये बेलगाछी गांव जाकर पता चलता है जहां भोला पासवान शास्त्री के घर की दीवारें भी हर त्रासदी को बयां खुद ब खुद कर देती है। बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री के पैतृक गांव के घर में दरख्तों से रोशनी आती है, पानी आता है और परिवार वालों के लिए परेशानियां भी आती हैं। प्रकाश, यहाँ से निकलने वाली रोशनी ने देश की सियासत को रोशन किया होता, हमारे नेताओं ने सीख ली होती तो शायद हिंदुस्तान की सियासी तस्वीर बदली हुई होती। जी, 1968 से 1971 के बीच बिहार के 3 बार सीएम रहे भोला पासवान शास्त्री। लेकिन पूर्णिया का जो बेलगाछी गांव 4 दशक पहले बिहार राजनीति की धुरी था, अब वो गांव ही नहीं बल्कि भोला पासवान शास्त्री के परिजनों को भी हर कोई भूल चुका है। हमारे पास में जमीन एक भी कट्ठा सर नहीं, मजदूरी करता है, खाते हैं सब, और क्या कहेंगे सर। परिवार में कोई नौकरी करता है? कोई नौकरी है परिवार में नहीं करता, कोई नहीं। एक चौकीदारियों नहीं है हम लोगों की, जो उपाय की चौकीदारियों में ला देगा तो काम कर बाल बच्चा सब। ऐसा सा समस्या है, मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। तो 3 बार सीएम रहे भोला पासवान के परिवार का दर्द है क्या, जरा ये उनकी बहू से भी सुन लीजिए, क्योंकि वह मौजूदा वक्त में सत्ताधारी पार्टी से जुड़ी है। फिर भी हालात जस के तस। राष्ट्रीय जनता दल की महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हूँ, हमारा नाम सुशीला भारती है। आप राजद में, फिर भी आपकी सुनवाई इस सरकार, आप तो सरकार में एक तरह शामिल है। सरकार में शामिल हैं, लेकिन अभी तक तो कोई कुछ नहीं कर रहा है सरकार। और जब बिहार चुनाव में समूची राजनीति ही दलित और महादलित पर आ टिकी हो, ऐसे में कल्पना कीजिए एक दलित सीएम की पतोहू तो भोला पासवान का नाम तक लेना नहीं चाहती। 3 बार भोला शास्त्री 3 बार मुख्यमंत्री बना, बोलने ही नहीं शर्म लगता है। कैसे बोलेंगे कि परिवार है भोला शास्त्री का, फिर भी आप लोग आए हैं, बोलना ही होता है। जी, दर्द दरअसल ये बिहार के हर गरीब का है, और इस त्रासदी की अगुवाई और कोई नहीं पूर्व सीएम करेगा, ये किसने सोचा होगा। और ये एक छोटा सा मकान है इनका, इनके बेटे जिनको गोद लिया था भोला पासवान शास्त्री ने, बेचंद पासवान, उनका 2006 में निधन हो चुका है। उनके 5 बच्चे थे, 3 एक पत्नी से और 2 दूसरी पत्नी से, और सभी इस वक्त इस हाल में हैं कि आप कह नहीं सकते कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार रहता है। पूर्णिया, बिहार से कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। जी, इस देश के विकास का रास्ता जाता किधर है? चुनाव के जरिए टटोलेंगे, असहिष्णुता के जरिए मुद्दों को उछाला जाए। चलिए इन सब के बीच इंतजार तो अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का हो रहा है और मुंबई पुलिस कर रही है। लेकिन मुंबई पुलिस की पहचान नई क्या है, जरा देख लीजिए। दर्द मुंबईकर का और दादागिरी मुंबई पुलिस की। 2 दिन पहले थाने में लड़की को पुलिस ने ऐसा पीटा कि सिर्फ चीख ही सुनाई दी। और याद कीजिए, सितंबर में लालबाग के दर्शन के वक्त भी पुलिस ने एक लड़की को कुछ इस तरीके से धुन दिया था कि सिर्फ लात घूसे ही दिखाई पड़े थे। तो वर्दी का रौब कहते किसे हैं यह भी देख लीजिए। ये मुंबई के अंधेरी में पुलिस थाने में 2 नवंबर की रात में नजर आया।
किसी ने वीडियो बना ली और फिर ये वायरल हो गया, लेकिन सच तो सामने ही है। और अब इन्हें भी देख लीजिए। जी, ये मुंबई पुलिस ही है। 2 नवंबर की रात को अंधेरी पुलिस स्टेशन में एक लड़का और एक लड़की, इसलिए पुलिस ने जमकर धुन दिया क्योंकि दोनों जब नौकरी से छुट्टी पाकर निकले तो किसी बात पर रेलवे स्टेशन पर कहासुनी हो गई। और फिर पता नहीं पुलिस ने क्या क्या सोचा, क्या क्या समझा, लेकिन पुलिस ने थाने में लाकर दोनों की पिटाई ये जानते समझते हुए भी की कि दोनों दोस्त हैं। और इसीलिए जब लड़की को मारा जा रहा तो लड़का बचा रहा था, और जब लड़के को मारा गया तो लड़की बचाने के लिए चिल्लाती रही।